हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर वन डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आज हम सब हल करेंगे 2023 के पेपर का जबरदस्त हल। चलिए शुरू करते हैं 10 प्रश्नों से। एमिल पुस्तक के लेखक हैं, तो एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। तो एमिल जीन जैक्स रूसो की प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने एक काल्पनिक बालक की शिक्षा के माध्यम से अपने प्रकृतिवादी विचारों को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न हमारा, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तो मारिया मोंटेसी जो है आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तो मारिया मोंटेसी मुख्य रूप से प्रकृतिवाद और यथार्थवाद से जुड़ी है इंद्रिय प्रतिक्षण, जबकि प्लेटो आदर्शवाद के जनक हैं। और टैगोर व गांधी के विचारों में आदर्शवाद अध्यात्म का पुट मिलता है। अगला प्रश्न, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये कथन किसका है? ये कथन है जॉन डीवी का। जॉन डीवी प्रयोजनवादी का मानना था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। उनके अनुसार निरंतर विकासशील शिक्षा का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्य संस्कार होता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में क्या होता था? प्रवज्य संस्कार होता था। तो बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने पर प्रवज्या या पवज्या संस्कार होता था, जिसका अर्थ है बाहर जाना या घर त्याग कर मठ में जाना। वैदिक काल में क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। और मुगल काल में क्या होता था? मुस्लिम शिक्षा पद्धति में होता था बिस्मिल्लाह संस्कार। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपरा विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन आया था, उसमें अपरा की जगह अपराध लिखा था, मतलब मिस प्रिंटिंग थी। तो क्या होगा? अपरा विद्या। तो अपरा विद्या में क्या पढ़ाया जाता है? हमारा इतिहास पढ़ाया जाता है, नीति शास्त्र भी और अर्थशास्त्र भी, लेकिन अपरा विद्या में भूगर्भ शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। तो वैदिक काल में विद्या दो प्रकार की होती थी। कौन कौन सी? पराविद्या। पराविद्या की होती थी आध्यात्मिक, और दूसरी होती थी अपरा विद्या। अपरा मतलब लौकिक। तो अपरा विद्या में 4 वेद, इतिहास, अर्थशास्त्र, धनुर्विद्या आदि शामिल थे। ठीक है, लेकिन भूगर्भ शास्त्र तो जियोलॉजी वो वैदिक पाठ्यक्रम का प्रमुख स्वतंत्र विषय नहीं था। अगला प्रश्न हमारा, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो 1937 में हुआ था वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 22 और 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में ये सम्मेलन हुआ था, जहां बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन की नींव डाली गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो मदरसे जो थे मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मुगल काल में मकतब क्या थे? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, जबकि मदरसे उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के केंद्र थे, जहाँ विशिष्ट विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बाल देव भव ये शैक्षिक विचारधारा जो है किसकी थी? तो गिजुभाई बधेका की विचारधारा क्या थी? बाल देव भव। तो गिजुभाई बधेका गुजरात के थे। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि बालक ही देवता है, इसलिए शिक्षक को पुजारी की तरह उसकी सेवा करनी चाहिए। और गिजुभाई बधेका की पुस्तक कौन सी है? एक है दिवा स्वप्न, एक कौन सी है? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 जून को क्या होता है? विश्व महासागर दिवस, बर्ड ओशियन डे, समुद्र के महत्व को समझने के लिए। 11 फरवरी को क्या होता है? विश्व यूनानी दिवस और विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 फरवरी को क्या होता है? वैश्विक मानव भावना दिवस, मतलब वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे। अगला प्रश्न, युग धर्म कहा जाता है। तो परिवर्तनशील जो मूल होते हैं ना, उनको युग धर्म कहा जाता है। तो युग धर्म का अर्थ है युग, समय के अनुसार धर्म, कर्तव्य मूल, जो मूल समय और समाज की आवश्यकता के अनुसार जो बदलते रहते हैं ना, उन्हें युग धर्म कहते हैं। शाश्वत मूल जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। तो गिजुभाई बधेका दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। तो दिवा स्वप्न गिजुभाई बधेका की प्रसिद्ध पुस्तक है, जो शिक्षण में नए प्रयोगों और बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरी कौन सी पुस्तक है इनकी?
प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं तो पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन, ये सभी क्या है? दूरवर्ती शिक्षा के प्रकार है। तो उपरोक्त सभी दूरवर्ती शिक्षा होंगी। तो दूरवर्ती शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग को पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम या स्वतंत्र अध्ययन आदि नामों से भी जाना जाता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो ये कथन है एडम्स का, जो जॉन एडम्स ने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, मतलब बाइपोलर, इसके दो ध्रुव हैं, शिक्षक और छात्र। और डीबी ने क्या कहा था शिक्षा को? तो डीबी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना था। इसमें कौन होते हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न हमारा, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन की व्यवस्था है। ये कहा है अब्राहम लिंकन ने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की यह परिभाषा लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है। अब आए अति लघु प्रश्नों पर। वैदिक कालीन शिक्षा का अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, उप और नयन, अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए शिष्य को गुरु के पास ले जाना। अगला प्रश्न हमारा, जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग की उपयोगिता बताइए। तो जल संचयन की मुख्य उपयोगिता गिरते भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर उठाना है। इसके अलावा यह सूखे के समय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और मृदा अपरदन को रोकता है। अगला प्रश्न, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं? तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए निम्नलिखित बिंदु आवश्यक हैं। किसके लिए? शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए। धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का अभाव, आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए छात्रवृत्ति, सभी क्षेत्रों में समान गुणवत्ता वाले विद्यालयों की स्थापना। अगला प्रश्न हमारा, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं? तो बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण कौन कौन से? अत्यधिक निर्धनता या गरीबी, माता पिता की अशिक्षा और जागरूकता की कमी और बढ़ती जनसंख्या। फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। तो फ्रॉबेल की पद्धति किंडरगार्टन कहलाती है। एक खेलने विधि पर आधारित है। उन्होंने विद्यालय को बाग, शिक्षक को माली और बच्चे को पौधा कहा। इसमें उपहार, गिफ्ट के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो प्लेटो ने एथेंस में दी एकेडमी नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण एवं दो दोषों का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोजनवाद के दो गुण, करके सीखने पर बल, बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। प्रयोजनवाद के दो दोष, आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा और निश्चित उद्देश्यों का अभाव। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो भूमिका बताइए। तो पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो भूमिका, छात्रों और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान जैसे सक्रिय कार्यक्रमों का आयोजन करना। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? तो बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने 1937 में किया था। अगला प्रश्न हमारा, राज्य से क्या अभिप्राय है? तो राज्य, स्टेट एक संगठित राजनीतिक संस्था है जिसके पास निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होती है। शिक्षा के संदर्भ में ये वित्त पोषण और नीतियों का निर्धारण करता है। मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया संचार का वह माध्यम है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन का एक साथ प्रयोग करके सूचनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? तो प्लेटो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही शिक्षा और प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि वे राज्य की रक्षा और प्रशासन में योगदान दे सकें। अगला प्रश्न, भूमंडलीय ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित कीजिए। तो भूमंडलीकरण प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज एक दूसरे से एकीकृत हो जाते हैं। यह
विश्व एक परिवार है, ग्लोबल विलेज की अवधारणा है कौन सी? भूमंडलीकरण। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? तो लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी का अर्थ है कि महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले, शिक्षा और रोजगार में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? तो स्वामी जी के अनुसार जन शिक्षा का उद्देश्य आम जनता, दरिद्र नारायण को अज्ञानता और गरीबी से मुक्त कराना था। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाए और उन्हें आत्मविश्वास जगाए। अब आए लघु उत्तरी प्रश्नों पर। शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को बताइए। तो शिक्षा की अवधारणा, तो शिक्षा एजुकेशन शब्द लैटिन के एजुकेटम से बना है, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर लाना। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। देखिए शिक्षा का महत्व, तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास, तो शिक्षा बालक की जन्मजात प्रतिभा को बाहर लाती है। चरित्र निर्माण, तो शिक्षा नैतिक मूल्यों और उत्तम चरित्र का निर्माण करती है। सामाजिक समायोजन, तो शिक्षा व्यक्ति को समाज के साथ तालमेल बिठाना सिखाती है। राष्ट्र का निर्माण, तो शिक्षा शिक्षित नागरिक ही देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। मतलब अगर शिक्षा मिलेगी तो नागरिक शिक्षित होंगे तो वो देश के विकास में योगदान देंगे। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? ये बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो संविधान के अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को राज्य द्वारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही इसका अर्थ है। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और अनुच्छेद 21A कह लो या 21 का कह लो। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा की बालकों के विकास में सहायक भूमिका किस प्रकार देखिए। सार्वभौमिक साक्षरता, तो इससे समाज का हर तबका शिक्षित होता है। किससे? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा से। समान अवसर, गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है निःशुल्क शिक्षा से। शोषण से मुक्ति, तो शिक्षा बच्चों को बाल श्रम से बचाती है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। आत्मविश्वास, तो शिक्षित बालक समाज में सिर उठाकर जीने योग्य बनते हैं। अगला प्रश्न, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो फ्रॉबेल किंडरगार्टन की जनक थे ना, तो उनके अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से? आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, तो बालक को यह अनुभव कराना कि समस्त सृष्टि में एक ही ईश्वरीय सत्ता व्याप्त है। स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास, तो बालक को बंधन मुक्त वातावरण में विकसित होने का अवसर देना। अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, तो फ्रॉबेल का मान्यता कि शिक्षा का कार्य बाहर से कुछ थोपना नहीं बल्कि भीतर के दैवीय गुणों को बाहर लाना है। चरित्र और नैतिकता, खेल और सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से नैतिक गुणों का विकास। अगला प्रश्न हमारा, बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा 1937 में वर्धा सम्मेलन में प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन या नई तालीम भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। तो बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, हस्तशिल्प प्रधान, तो शिक्षा का केंद्र कोई उत्पादक हस्तशिल्प जैसे कताई बुनाई या कृषि होना चाहिए। आत्मनिर्भरता, तो पढ़ाते पढ़ाते कमाना ताकि स्कूल का खर्च निकाल सकें और बच्चे स्वावलंबी बन सकें। माध्यम मातृभाषा, तो शिक्षा अंग्रेजी की बजाय क्या मातृभाषा में दी जानी चाहिए। जैसे मराठी में, जैसे महाराष्ट्र में मराठी होती है मातृभाषा, तो मराठी में शिक्षा दी जाए। हिंदी राज्य में हिंदी में और तमिलनाडु में तमिल भाषा में शिक्षा दी जाए। शिक्षा पुस्तकी ना होकर जीवन की वास्तविक समस्याओं से जुड़ी होनी चाहिए। नागरिकता का पाठ, सत्य अहिंसा और कर्तव्य प्रणाली का विकास होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता, एजेंट ऑफ चेंज है। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका देखिए। रोल मॉडल, तो शिक्षक अपने आदर्श आचरण से छात्रों और समाज को प्रेरित करता है। अंधविश्वास का नाश, तो शिक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके समाज में व्याप्त कुरीतियों, दहेज, छुआछूत को मिटाने में मदद करता है। नवाचार का प्रचार, तो नई तकनीकों और विचारों को समाज तक पहुंचाने का कार्य शिक्षक करता है। नेतृत्व प्रदान करना,
तो शिक्षक भावी पीढ़ी को तैयार करता है जो भविष्य में समाज का नेतृत्व करेगी। अगला प्रश्न, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो निश्चित समय, स्थान और क्रमबद्ध पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है। ये विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त होती है। इसमें नियमित कक्षाएं, समय सारणी, प्रशिक्षित शिक्षक, निर्धारित पाठ्य पुस्तकें तथा परीक्षा प्रणाली शामिल होती है। ये शिक्षा योजनाबद्ध, संगठित तथा उद्देश्यपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए देखो, स्कूल में पढ़ाई, बोर्ड परीक्षाएं, डिग्री या डिप्लोमा आदि। तो ये हुई हमारी औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो घर, समाज, परिवेश या दैनिक जीवन के अनुभवों से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। इस शिक्षा के लिए किसी विशेष संस्था, समय सारणी या पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने माता पिता, मित्रों, मीडिया, समाज और जीवन परिस्थितियों से सीखता है। उदाहरण के लिए घर में शिष्टाचार सीखना, सामाजिक व्यवहार सीखना, खेलकर या अनुभवों से सीखना। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के रोकने के उपाय बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं। कौन कौन से? व्यापक वृक्षारोपण, तो वनों की कटाई पर रोक और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। जन जागरूकता, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रदूषण के खतरों के प्रति जागरूक करना। कठोर कानून, औद्योगिक कचरे और वाहनों के धुएं पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू करना। प्लास्टिक निषेध, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना। स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे प्रदूषण रहित स्रोतों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न हमारा, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। तो समाज, मैकावर के अनुसार, तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित संस्कृति और जीवन शैली साझा करता है। शिक्षक और समाज का संबंध, तो समाज शिक्षा का निर्माण करता है। समाज अपनी आवश्यकताओं, आदर्शों और संस्कृति का अनुसार शिक्षा प्रणाली तय करता है। शिक्षा समाज का निर्माण करती है, तो शिक्षा समाज की बुराइयों को दूर करती है, नई सोच देती है और सामाजिक विकास करती है। पारस्परिक निर्भरता, तो शिक्षा के बिना समाज अंधा है और समाज के बिना शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। तो मानवीय मूल्य सत्य, प्रेम, अहिंसा, दया, सह अस्तित्व केवल मानव मात्र के लिए ही नहीं अपितु पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए अनिवार्य हैं। विश्व शांति, तो मूल्यों के अभाव में समाज में हिंसा और अराजकता फैलेगी। मूल्य ही शांति का आधार है। पर्यावरण संतुलन, दया और अहिंसा जैसे मूल्य हमें प्रकृति, पशु पक्षियों और पर्यावरण की रक्षा करना सिखाते हैं। सह अस्तित्व, जियो और जीने दो की भावना से ही पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रह सकता है। मानवता की रक्षा, स्वार्थ और घृणा से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के बल मूल्यों से ही आ सकती है। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं, एक समान शिक्षा संरचना, पूरे देश में 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली लागू की गई। 10 मतलब हाई स्कूल, 10 में 2 जोड़ दिए तो इंटर, और 2 में 3 जोड़ दिए तो बीए मतलब ग्रेजुएशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे 2 कमरे, 2 शिक्षक, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई। नवोदय विद्यालय, तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय, पेज सेटिंग स्कूल्स खोलने का निर्णय लिया गया। समानता के लिए शिक्षा, तो महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति और विकलांगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि सामाजिक असमानता दूर हो सके। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।